एंड बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका मातृभूमि में। मैं हूं आपके साथ शीरीन और अब शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर नहीं छूटने की गारंटी भी देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें आपके सामने रख दें जिन पर इस वक्त पूरे देश की नजर बनी हुई है। पहली खबर, राजा और सोनम की कहानी में नए किरदार की एंट्री से सोनम के पास फोन कॉल से पता चला है कि उसकी जिंदगी में संजय नाम का भी कोई शख्स था। दूसरी खबर, पंजाब की सियासत में संग्राम से जुड़ी हुई है जिसके जड़ में है एक सेल्फी कांड। और तीसरी खबर है हिंदी के नाम, महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम से जुड़ी हुई। आज की चौथी बड़ी खबर चीन को चिंता में डालने वाली, क्योंकि वहां से बाढ़ की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सवाल खड़े करती हैं कि क्या चंद दिनों में चीन डूब जाएगा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से आप तक जानकारी हम पहुंचाएंगे, लेकिन बात कर लेते हैं राजा हत्याकांड की, जिसमें रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। कल पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया, सोनम और बाकी आरोपियों को लेकर मौके पर गई। अब राजा हत्याकांड में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने जब सोनम को कॉल रिकॉर्ड खंगाला जब उसका, तो फिर उसमें एक चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये पता चल रहा है कि सोनम 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रही थी। संजय नाम के एक शख्स से सोनम की काफी बातचीत होती थी। सोनम ने एक महीने में 234 बार उससे बात की है। वहीं सोनम के परिजनों से पूछताछ में आज मेघालय पुलिस की एक टीम सोनम के घर पर पहुंची है। इस दौरान सोनम का भाई भी वहां पर मौजूद रहा। मेघालय पुलिस का यह भी कहना है कि राजा की हत्या के लिए 2 हथियार का इस्तेमाल हुआ था, जिससे राजा पर कुल 3 वार किए गए थे। तो सोनम के घर वालों से आज सवाल जवाब हो रहे हैं। राजा हत्याकांड में अब तक का ये सबसे लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुछ और भी खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो चुके हैं। देखिए, सोनम के घर मेघालय पुलिस की पूछताछ जो है वो अब खत्म हो गई है। करीब 3 घंटे तक सोनम के घर पर पुलिस मौजूद रही, सवाल जवाब होते रहे। सोनम के परिवार वालों से पुलिस ने पूछताछ की है। आज सोनम के व्यवहार की जानकारी ली गई है। सोनम के भाई ने यह बताया है कि सोनम के बिहेवियर को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर जानकारी पुलिस ने ली है। दोपहर करीब 1:30 बजे मेघालय पुलिस की टीम सोनम के घर पर पहुंची थी और करीब 3:45 बजे टीम बाहर निकल गई है। कल राजा के घर वालों से पूछताछ, आज सोनम के घर वालों से पुलिस की पूछताछ। सोनम के घर पर मेघालय पुलिस की पूछताछ खत्म हो गई है। दोपहर 1:30 बजे मेघालय पुलिस पहुंची थी सोनम के घर पर। उसके परिवार वालों से आज सवाल पूछे हैं कई, सोनम से जुड़े हुए, उसके व्यवहार से जुड़े हुए। और अब करीब 3:45 बजे बताया जा रहा है कि टीम उसके घर से बाहर निकल चुकी है। जो पूछना था परिवार वालों से, जो सवाल करने थे, वो पुलिस ने कर लिए हैं। नहीं, नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम के कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का 234 बार लगभग उससे एक महीने बात हुई है। नहीं, आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। अभी आपको साथ में ले जाने का क्या बातचीत हुई है? क्या आपको साथ में ले जाने का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। के लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली है और उसमें परिवार वालों से भी पूछताछ की गई। यहाँ पर देखिए, शिलोंग पुलिस भी यहाँ पर रवाना हो रही है और आगे की गाड़ी में गोविंद रघुवंशी, जो कि सोनम के भाई हैं, वो रवाना हुए हैं और अब शिलोंग पुलिस यहाँ से निकल रही है। कल से शिलोंग पुलिस इंदौर में है और इससे पहले राजा के परिवार से वो बातचीत कर चुके हैं, उस फ्लैट में भी जा चुके हैं जहाँ पर सोनम रुकी हुई थी और अब राज के घर में भी पूछताछ की जा सकती है। और यहाँ पर अब यहाँ से पूछताछ करके पुलिस फिलहाल निकल गई है। कैमरा पर्सन होमिन देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज इंदौर। तो सोनम के घर वालों से सवाल पूछे हैं मेघालय पुलिस ने। कुछ सवाल जो पूछे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, पूछा गया घर वालों से, परिवार वालों से कि आखिर सोनम का व्यवहार कैसा था, उसके बिहेवियर को लेकर यह सवाल पूछा गया उसके परिवार वालों से। इसके साथ ही कुछ और सवाल भी सोनम के परिवार वालों से आज हुए हैं। सोनम का भाई और बाकी जो परिजन हैं उसके, वो तमाम लोग घर पर ही मौजूद थे, जिसके बाद ये सवाल किए गए। ये भी पूछा गया कि सोनम का व्यवहार शादी से पहले और शादी के बाद कैसा था, क्या कोई बदलाव उसमें महसूस किया परिवार वालों ने बातचीत के दौरान। तो सोनम के घर वालों से जो सवाल किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये भी पूछा गया है कि आखिर कैसा व्यवहार था, क्या कोई बदलाव शादी से पहले और शादी के बाद देखा गया। राजा के घर से आने के बाद क्या सोनम के व्यवहार में कुछ अंतर दिखा। जब वो वापस अपने मायके लौटी थी
तो क्या कुछ नोटिस किया परिवार वालों ने? इसके साथ ही सोनम फोन पर किससे इतनी लंबी बातें किया करती थी? जो अभी खुलासा हुआ है कि सोनम काफी बार एक लड़के के साथ फोन पर बातचीत करती थी, तो आखिर ये कैसे, कि कौन था और किससे इतनी लंबी लंबी बातचीत हुआ करती थी? सोनम और राज के प्रेम प्रसंग की भनक थी क्या? ये भी परिवार वालों से पूछा गया कि क्या आपको मालूम था कि सोनम और राज के बीच कोई अफेयर चल रहा है, कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है? आपको इस बारे में जानकारी थी या फिर नहीं थी? क्या सोनम की मां को सोनम ने शादी ना करने की धमकी दी थी? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा गया। इसके अलावा यह भी पूछा गया है, सोनम के शिलांग जाने की जानकारी आपको कब लगी कि सोनम राजा के साथ शिलांग जा रही है? राज के अलावा क्या बाकी आरोपियों का घर पर आना जाना था? परिवार उन्हें कितना जानता है? और इस बारे में भी ये पूछा गया है, सोनम के अकाउंट में इतना पैसा किसका था और ये पैसा कहां से आया? हवाला कनेक्शन संजय वर्मा और जितेंद्र रघुवंशी कौन है? ये भी परिवार से पूछा गया है कि क्या वो ये सब जानते हैं। अंबुज हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अंबुज, आपसे थोड़ी देर पहले टीम यहां से निकल चुकी है पुलिस की, सवाल जवाब तमाम हुए हैं, क्या इस पर आप अपडेट वहां से देंगे हमें? जी बिल्कुल। अब देखिए, इंदौर में ही शिलांग की पुलिस है और इस गुत्थी को पूरी तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक बात है, शिलांग में तो जांच चली रही है क्योंकि वहां पर ही जो पूरा क्राइम है वो वहां पर हुआ है। लेकिन जो चीज़ें यहां से इकट्ठी की जा सकती हैं इस पूछताछ में, इस पूरे केस को सॉल्व करने की कड़ी में जो चीज़ें यहां से करी जा सकती हैं, अब शिलांग पुलिस की एक पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है। कल राजा रघुवंशी के घर पर वो पहुंचे थे, उस फ्लैट में भी पहुंचे थे जहां पर सोनम हत्या के बाद रुकी थी, और आज सोनम के घर वालों से पूछताछ हुई है। गोविंद रघुवंशी से जब हमने बात की पूछताछ के बाद, तो उन्होंने कहा कि सोनम के बिहेवियर को लेकर के सवाल पूछे गए। ये सवाल जो सोनम के माता पिता, उनके भाई, तीनों से पूछे गए। सोनम के जो घर में उनका जो सामान रखा हुआ था उसको लेकर के भी पुलिस ने तलाशी की है, उसमें भी खंगालने की कोशिश की गई है। और जो पुलिस की जो कोशिश थी वो ये जानने की थी कि क्या आखिर सोनम के बिहेवियर में क्या कोई बदलाव आया था शादी के बाद, या उसका पहले बिहेवियर कैसा था, वो लंबे समय तक किससे फ़ोन पर बातें करती थी, क्या घर वालों को कोई इल्म था सोनम के रिलेशनशिप के बारे में। इस तरीके के तमाम सवाल पूछे गए। इसके साथ साथ ये भी सवाल पूछे गए जो कई किरदार अब इस पूरे केस में निकल कर के बीच बीच में सामने आते रहे। जितेंद्र रघुवंशी कौन है, जिससे हवाला के एक कारोबार का जो कनेक्शन बताया जाता है, जिससे बताया जाता है कि उसी से 50,000 रुपये लेकर के राज ने इस पूरे क्राइम को अंजाम देने के लिए लगाए थे। तो तमाम ऐसे सवाल पूछे गए हैं। हालांकि शिलांग पुलिस ने बातचीत नहीं की, लेकिन सोनम के भाई राजा ने कहा कि हमने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। राजा सुबह भी ये बात बोल चुके हैं कि वो और उनके परिवार जांच में पूरा सहयोग करेंगे। नार्को टेस्ट अगर कराया जाता है तो वो भी करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें शिलांग भी बुलाया गया है। कब बुलाया गया है ये उन्हें पता नहीं है। फिलहाल शिलांग पुलिस की ये कोशिश है कि वो जबकि इंदौर में हैं तो इंदौर से सारी वो गुत्थियां सुलझा ली जाएं जो राज यहाँ पे दफन है, वो उनको निकाला जाए और उनके बारे में भी पूछताछ की जाए। इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट भी सीरीन हुआ था आज कि जब एक खुलासा हुआ कि 234 बार एक नंबर से बातचीत हुई। वो नंबर संजय वर्मा के नाम पे बताया जाता है। ये संजय वर्मा अब इसे लेकर भी पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अंबुज। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो इस खबर पर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए अब उस खबर की बात कर लेते हैं जिसने पंजाब की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। और इस खबर के मुख्य सूत्रधार हैं पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया। देखिए, दरअसल कल शाम शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने एक पोस्ट की। बिक्रम मजीठिया ने सोशल मीडिया पर 4 तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में दिख रहा व्यक्ति एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। मजीठिया का दावा इन तस्वीरों को लेकर यह है कि पंजाब सरकार में मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह की तस्वीरें हैं। ये डॉक्टर रवजोत सिंह पंजाब सरकार में लोकल बॉडी के मंत्री हैं। तो ये पंजाब की राजनीति में खलबली मचाने वाली खबर है। और देखिए, इस खबर के बाद पंजाब की सियासत भी काफी गर्मा गई है। इसीलिए यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि आखिर बिक्रम मजीठिया ने अपनी पोस्ट में लिखा क्या है। आपको वो भी हम बता रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार के एक और मंत्री का कारनामा, बेटी बहन की इज्जत से खेलने वाले हवस के पुजारी मंत्री का कारनामा। अगर पंजाब सरकार को थोड़ी शर्म हो तो इस मंत्री को पद से हटाओ।
अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवंत मान को इस मंत्री को हटाना चाहिए। इंसानियत के नाम पर धब्बा, शर्म करो, सेल्फी कांड। तो ये पोस्ट विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से लिखा गया था। इन तस्वीरों को भी शेयर किया गया था। आम आदमी पार्टी ने विक्रम मजीठिया के इन आरोपों पर हालांकि पलटवार भी किया है और मजीठिया की पोस्ट पर रवजोत सिंह ने जवाब देते हुए लिखा कि लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत होता देख विपक्ष बौखला गया है। इतना बौखला गया कि उसके नेताओं ने नैतिकता की हदें पार कर दी। इनके कुछ नेता मेरी पूर्व पत्नी के साथ मेरी निजी तस्वीरों को एडिट किया गया, एआई के सहारे एडिट कर निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। मुझे निशाना इसीलिए बनाया गया क्योंकि मैं एक दलित परिवार से आता हूं। पंजाब की जनता ने इनकी गुंडागिरी और भ्रष्ट राजनीति को ठुकराकर मुझे चुना। यह हरकत सिर्फ मेरी नहीं, एक महिला की भी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। समाज में महिलाओं के प्रति इनकी असली सोच को भी उजागर करती है। यह सिर्फ निजी हमला नहीं, यह जातीय और राजनीतिक साजिश है। इन्नी हल्की होछी राजनीति सिर्फ और सिर्फ 4 वोटां दे लई किसी ਨੂੰ ਵੀ नहीं करनी चाहिए। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ जी जे इन्ने समाज ਦੇ ठेकेदार ने ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 दिन पहले क्यों मिलती ने? ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में क्यों निकल के आता है? और वो भी जो रवजोत ने खुद बोल दिया कि एक्स वाइफ के साथ जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं वो मॉर्फिंग करके दे दिए। कोई अब ये लोगों के बेडरूम तक भी घुसेंगे। This is ridiculous, यार। This is total nonsense and crap what these people are doing. इधर महाराष्ट्र सरकार ने मराठी और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में क्लास 1 से 5 तक कक्षा तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया है, जिसे लेकर इस पर सियासत तेज है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध किया है। राज ठाकरे ने कहा है कि हिंदी सिर्फ एक राज्य भाषा है, राष्ट्र की नहीं है। सरकार छोटे बच्चों को यह सब ना सिखाए। बच्चे को भाषा सीखनी है, बड़ा होकर समझ जाएगा। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा का दबाव आखिर क्यों है? यूपी, बिहार, एमपी में तीसरी भाषा क्या मराठी सिखाएंगे वहां? यह सवाल उठाया है राज ठाकरे ने इस भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य किए जाने पर। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद वहां पर अब विवाद शुरू हो गया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आज कहा कि हिंदी राज्य भाषा है तो ये हम पर क्यों थोपी जा रही है। राज ठाकरे के इस बयान के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ हिंदी की किताबों को फाड़ा बल्कि उन्हें जलाया भी। इसके साथ ही एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों को हिंदी की किताबें नहीं बेचने की धमकी भी दी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने क्लास 1 से 4 तक की किताबें, हिंदी की किताबें बेचने का विरोध भी किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। राज ठाकरे के दावे पर फडणवीस का भी जवाब आ गया है। क्या कहा है उन्होंने, ये आपको बताते हैं। देखिए, फडणवीस ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि अंग्रेजी को पुरस्कार दिया जाता है जबकि भारतीय भाषाओं का तिरस्कार होता है, जो कि सही नहीं है। केंद्र सरकार एनईपी के तहत 3 भाषा की नीति लेकर आई। नई शिक्षा नीति में 3 भाषा की नीति पूरे देश के लिए है, इसीलिए महाराष्ट्र 2 भाषा की नीति नहीं अपना सकता है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर शुरू हुए सियासी संग्राम पर सूबे के स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे का भी बयान सामने आया। दादाजी भुसे का कहना है कि सभी स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन तीसरी भाषा के तौर पर छात्र या उनके अभिभावक कोई भी विषय चुन सकते हैं। सभी माध्यमिक स्कूलों में मराठी भाषा जो हमारी राज्य भाषा है उसको पढ़ाना ये बंधनकारक सरकार का निर्णय है। मुंबई और महाराष्ट्र और भारतवर्ष में कई जगह पर कई स्कूलों में तीसरी भाषा कई सालों से पढ़ाई जाती है। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय किया है उस क्लास के विद्यार्थी तीसरी भाषा के तौर पर स्टूडेंट्स और उनके पालक जो मांग करेंगे वो उनको सिखाई जाएंगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान सामने आया है। खामेनेई ने कहा है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को खामेनेई का जवाब, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, हम हर हमले का करारा जवाब देंगे। ईरान पर जंग थोपी गई, जंग के गंभीर नतीजे भुगतेगा अब इजरायल। खामेनेई की तरफ से यह जवाब दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ये बयान दिया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, एक तरीके से चेतावनी जारी की थी ईरान के लिए, लेकिन यहां पर साफ तौर पर खामेनेई फिलहाल सरेंडर के मूड में नजर नहीं आ रहे। उन्होंने साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है अभी कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, हम हर हमले का जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर जंग थोपी गई और अब जो भी गंभीर नतीजे होंगे उसे भुगतने के लिए इजरायल तैयार रहे। आपको बता दें कि युद्ध का छठा दिन है और लगातार ना तो ईरान पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजरायल, और दोनों ही तरफ से एक एक कर हमले किए जा रहे हैं। हर बढ़ते दिन के साथ ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, जिनकी तरफ से सरेंडर की बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है, जो एक तरह से कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस पर खामेनेई सहमत होते नजर नहीं आ रहे हैं। फास्टैग को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत टोल के लिए अब 3,000 रुपए का सालाना एक पास जारी होगा। यह व्यवस्था 15 अगस्त से लागू होगी। इसके तहत एक साल में 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं आप। हालांकि ये जो पास है ये सिर्फ निजी वाहनों के लिए ही होगा, कमर्शियल वाहनों के लिए इसकी व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था से टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम में कमी आएगी, लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, इसके पीछे सरकार का मकसद ये है टोल सिस्टम को और बेहतर करना, टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन कम करना, डिजिटल पेमेंट के और ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ावा देना, साथ ही टोल प्लाजा पर कर्मचारी और ड्राइवर के बीच जो विवाद आए दिन होते रहते हैं उसे खत्म करना। इसके साथ ही सरकार का मकसद है टोल टैक्स के 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को दिक्कत ना हो और हाईवे पर सफर तेज और आसान बनाया जा सके। 3,000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी। देखिए, सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास मिलेगा जिसकी कीमत 3,000 होगी और ये 15 अगस्त से मिलने भी लग जाएगा। लेकिन फिर भी अलग नए पास पर सवाल है, तो एबीपी न्यूज आपके हर सवाल का जवाब देगा अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, पहला सवाल है, फास्टैग तो पहले से है, फिर ये पास क्यों, इसकी जरूरत क्यों? तो इसका जवाब ये है कि इस पास से आप 3,000 रुपए में साल भर या 200 ट्रिप्स तक टोल फ्री घूम सकते हैं। ये उन लोगों के लिए किफायती है जो हाईवे पर बार बार ट्रैवल करते हैं। साथ ही ये पास टोल सिस्टम को और ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा जिससे आपको सबको फायदा होगा। दूसरा सवाल, इस नए पास को आप कहां से खरीद सकते हैं? तो इसका जवाब है, पास लेना भी बहुत आसान होगा। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जल्द ही हाईवे ट्रैवल ऐप और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक शुरू करेगा। तीसरा सवाल, क्या इस पास पर 60 किलोमीटर वाला रूल जो है वो है क्या आखिर? जवाब इसका यह है कि कई लोग शिकायत करते थे कि अगर उनके घर के 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा है तो बार बार टोल देना पड़ता है, खासकर जो लोग डेली या हफ्ते में कई बार उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ये सालाना पास इस प्रॉब्लम को सीधे सॉल्व करेगा। चौथा सवाल, क्या ये पास हर टोल प्लाजा पर काम करेगा? तो जवाब ये कि ये पास देश भर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ नेशनल हाईवे के टोल के लिए, स्टेट हाईवे या लोकल टोल के लिए ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश मुसीबत का सबब बन रही है और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के केदारनाथ में पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। केदारनाथ के जंगल चट्टी इलाके में पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गिरा। तीर्थयात्री और स्थानीय लोग इसकी चपेट में आ गए। सड़क पर मलबा आने के चलते कुछ लोग खाई में गिर गए थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया।
इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक महिला को मामूली चोट आई। तो केदारनाथ मार्ग पर जंगल चट्टी इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां पर मलबा अचानक से आ गया। लैंडस्लाइड होने की वजह से 2 यात्रियों की इसमें मौत हो गई है, कई घायल भी हुए हैं। पहाड़ दरकने की वजह से यह हादसा हुआ। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश उत्तराखंड में, और उस वजह से पहाड़ कई जगहों पर दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड की घटनाएं कई और जगहों से भी सामने आई हैं। केदारनाथ मार्ग पर जंगल चट्टी इलाके में भी यही हुआ। जब यहां से यात्री गुजर रहे थे, उसी दौरान लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश, बाढ़ का प्रकोप भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में भी देखने को मिला। दक्षिण चीन में मूसलाधार बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ आने की वजह से जलभराव के हालात हो गए। लोगों को बाढ़ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दक्षिणी चीन में भारी बारिश के बाढ़ से भयंकर हालात हैं। सड़कें डूबी हुई हैं, बिजली, इंटरनेट सेवा भी बाधित है। चीन की सरकारी मीडिया का दावा है कि बाढ़ से 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 29,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो बाढ़ की वजह से चीन में भी भारी तबाही देखी जा रही है। कई अलग अलग जगहों पर लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम वहां पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ की स्थिति, आप ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से मुश्किल इस वक्त लोगों के सामने चीन में। डोंग प्रांत भयंकर बाढ़ की चपेट में है। वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा शहर झील बन गया है, चारों तरफ बाढ़ का पानी है। एक और तस्वीर में इस इलाके की बदहाली साफ दिख रही है। आधी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। ऐसा लग रहा है कि सड़क पानी में ही गुम हो गई है। वहीं काफी लोग सड़क पर ही फंसे हुए हैं। ना आगे का रास्ता है और ना ही पीछे की तरफ जा सकते हैं। कई जगहों पर पूरी की पूरी सड़क की पानी में डूब गई है। बाढ़ की वजह से करीब 78,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं चीन के अनहुई प्रांत में भारी बारिश के बीच ओले गिरे। वीडियो में देख सकते हैं कि बारिश के साथ बर्फ के बड़े बड़े ओले गिरने से पूरी सड़क पट गई है। ओले गिरने से सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। वीडियो में दिख रहा है कि ओले गिरने की वजह से कार का पिछला शीशा टूट गया। इधर असम के सिलचर में पुल गिर जाने की वजह से 2 ट्रक नदी में ही फंस गए। पुल के गिरने की वजह से गुवाहाटी का कई राज्यों से सड़क संपर्क टूट गया है। फिलहाल पुल की मरम्मत का काम हो रहा है। हादसे के वक्त 2 ओवरलोडेड ट्रक पुल से गुजर रहे थे। जैसे ही वो बीचों बीच पहुंचे, तभी पुल भर कर गिर पड़ा। वीडियो में देख सकते हैं कि नदी के बीच में दोनों ट्रक फंसे हुए हैं। दोनों ट्रकों पर भारी भरकम पत्थर लदा हुआ है। तय मानक से ज्यादा वजन होने के कारण पुल ढह गया। पुल टूटने के बाद स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत का काम शुरू किया। आसपास के लोग सड़क की दूसरी तरफ जाने के लिए अब नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं। इस पुल की 1 महीने पहले ही मरम्मत की गई थी। पुल के टूटने की वजह से गुवाहाटी का त्रिपुरा और मिजोरम के कई जिलों से संपर्क टूट गया है। यूपी के बुलंदशहर में एक कार में अचानक से आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। कार सवार परिवार बदायूं से दिल्ली आ रहा था। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कार एक पुलिया से टकरा गई। टक्कर होते ही कार में आग लग गई और पूरा परिवार कार में ही फंस गया। वीडियो में देख सकते हैं आप कि कार धू कर जल रही है। आग लगने की वजह से कार से ऊंची ऊंची लपटें निकल रही हैं। हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत तेज थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई और संतुलन बिगड़ने की वजह से कार पुलिया से टकरा गई। हादसा तड़के 5 बजे के करीब जहांगीराबाद इलाके में हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर मौत हो गई। कार सवार परिवार एक शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली वापस लौट रहे थे। महाराष्ट्र के पालघर में उस वक्त दहशत मच गई जब बोईसर नावपुर नाके के पास खड़ा हुआ ट्रक अचानक से जल उठा। ट्रक में ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग और ज्यादा भड़क गई। आग इतनी विकराल थी कि आसमान धुएं से भर गया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। जिस जगह आग लगी वहाँ पास में रिहायशी इलाका था। लोगों में डर था कि आग कहीं उनके घर तक न पहुँच जाए, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर आ गए। वहीं आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। घंटों की मेहनत के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन ट्रक जलकर राख हो गया। वहीं ट्रक में रखा सामान भी राख हो गया। गनीमत ये रही कि आग लगी ट्रक में कोई नहीं था। और इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।